हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। इसमें हम इसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें 51 से 100 तक के क्वेश्चंस। फिर कल की क्लास में पार्ट 2 जिसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चंस। तो 3 सेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है तो आपको ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो जो एक तो ये पता चल गई इस क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो वो किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। और ये जो है हिंदी कोविद रत्नमाला ये किसने लिखी थी, श्याम सुंदर दास ने। और हिंदी विश्वकोश ये लिखी थी धीरेन्द्र वर्मा ने। और धर्मशास्त्र का जो इतिहास है वो कुछ इस टाइप की कृति है ही नहीं। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। तो ये इंग्लिश का वर्ड है जिसे हिंदी में लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये किसने लिखी है, जॉर्ज ए गियर्सन ने। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। और गियर्सन ने अपने ग्रंथ में टोटल 952 कवियों को शामिल किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो ये बताना है कौन सा ऐसा लेखक था जिन्होंने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो नामकरण करने वाले जो थे वो कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने नामकरण किया है। इन्होंने कैसे बांटा था, सबसे पहले फर्स्ट था हमारा आदिकाल। तो जो आदिकाल था उसको इन्होंने कहा था वीर गाथा काल। फिर नेक्स्ट था पूर्व मध्यकाल, जो पूर्व मतलब मध्य का भी पूर्व मध्यकाल था उसको भक्ति काल कहा था। फिर था उत्तर मध्यकाल, इसे रीति काल कहा था। और जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल कहा था। तो ये इन्होंने इसके अकॉर्डिंग नेम दिए थे। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय ये किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग है। तो कितने इसमें है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, एक तो चंद्र बरदाई ने लिखा है, ये सबको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें कितने समय या सर्ग हैं, 69। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। तो विद्यापति जो है किसके दरबारी कवि थे, ये थे कीर्ति सिंह के। राजा शिव सिंह, अगर शिव सिंह नाम आए तो भी नाम हो जाएगा, अगर इसमें तो ऑप्शन में केवल कीर्ति सिंह लिखा गया है। तो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह इन दोनों के ही दरबारी कवि थे विद्यापति। ये आदिकाल के कवि थे और इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। नेक्स्ट है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो इनकी ऐसी कौन सी रचना है जो संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो वो है कीर्ति पताका, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था। तो एक तो रसखान तो इन्हें बोला ही जाता है, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था, ओरिजिनल नेम, वो क्या था, सैयद इब्राहिम। इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था 1533 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के अनुसार इसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या ट्रू है, जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, या ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, जीव और ब्रह्म जो है दोनों ही एक हैं। यह दर्शन की ऐसी धारा है जिसमें एक तत्व को ही माना जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को एक ही माना जाता है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, शंकराचार्य
भट्टाचार्य, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो जो कबीर का हठ योग है वो किस साहित्य से प्रभावित है? वो है सिद्ध एवं नाट्य साहित्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी पुस्तक कौन सी नहीं है? पद्मावत भी है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन जो मृगावती है वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक नहीं है, जबकि ये किसकी है? कुतुबुन की। नेक्स्ट है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये जो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद है ये किस संप्रदाय की देन है? ये है वैष्णव संप्रदाय की देन। वैष्णव संप्रदाय जो है वो भगवान विष्णु को मानता है, तो इसमें मेन वैष्णव से ही याद रखेंगे कौन से भगवान को मानता है? भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? तो इनका ओरिजिनल नेम तो है सावंत सिंह, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? नागरी दास के नाम से। नागरी दास जो है वल्लभ कुल के गोस्वामी जी के शिष्य थे, ये याद रखना है, और ये ब्रजमंडल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को कवि भूषण की जो उपाधि थी इसमें बताना है कि वो किसने दी थी? तो ये दी थी सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ये एक तो कवि भूषण जो थे वो किस काल के थे? रीति काल के। सॉरी ये गलत हो गया, ये ऐसे लिखेंगे, रीति काल के थे, और इनको कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। नेक्स्ट है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसने लिखी है? ये लिखी है पद्माकर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी रचना है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामचंद्रिका को। रीति काल के जो कवि थे आचार्य केशव दास द्वारा इन्होंने लिखा था, केशव दास जी ने लिखी थी ये रामचंद्रिका। इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, देव कवि किस जिले के थे? तो जो देव नाम के कवि थे महाकवि देव, ये किस जिले के थे? ये थे इटावा जिले के, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। जो इनका पूरा नाम था वो था देवदत्त, और ये कौन से काल के थे? ये भी रीति काल के ही थे। नेक्स्ट है, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? तो बिहारी सस्सई जो था उस पर फिरंगे सस्सई नाम से जो लिखी गई थी वो उसके टीकाकार कौन थे? आनंदी लाल शर्मा। नेक्स्ट है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो मतीराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये लिखा है ललित ललाम। तो ऐसे याद रखना कि ये इसमें भी आम की साउंड आ रही है और इसमें भी जो रचना है उसमें भी लास्ट में आम की साउंड आ रही है, तो ललित ललाम और मतीराम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? तो सबसे कम जो आयु वाले हैं इनमें से बताने हैं कौन से साहित्यकार हैं। तो सबसे कम किसकी रही है? एक तो पहले ये देख लेते हैं किस किस की कितनी है। जयशंकर प्रसाद की कितनी थी? 1889 से 1937, तो मीन्स टोटल 35 ईयर्स तक। फिर नेक्स्ट है, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी थी 1917 से 1964, तो इनकी रही है 47 ईयर्स। और प्रेमचंद्र की 1880 से 1936, तो इनकी हो जाएगी टोटल 56 ईयर्स। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही है 1850 से 1885। सबसे कम जो 35, ये जो जयशंकर प्रसाद की 35 नहीं है, ये 48 आएगा, सॉरी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनकी सबसे कम उम्र रही है 35 साल, क्योंकि नॉर्मली भी हिंदी में पढ़ा होगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रजभाषा की जो आधुनिक काल वाली प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता लिखी है अंचल ने। इनका पूरा नाम था रामेश्वर शुक्ल
अंचल। और ये कौन से वाले काल के थे? छायावादोत्तर, जो छायावाद के बाद आया है उस काल के ये प्रमुख कवि थे। और इन्होंने नारी के प्रेम और सौंदर्य की कल्पना की है, इसीलिए इनके नाम जो है इसी टाइप से अपराजिता, मधुकण, किरणवेला आदि। नेक्स्ट है प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं। तो प्रगतिवादी जो कवि थे उनके हमें नाम बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ये कौन से आएंगे? रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। जो मेन 3 इंपॉर्टेंट प्रगतिवादी कवि हैं ये हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दुख सबको मांझता है, प्रसिद्ध पंक्ति है। तो दुख सबको मांझता है ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नवगीत दशक के संपादक हैं। तो जो नवगीत दशक था इसके संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे रचना वाले हो गए जो गद्य पद्य के थे। तो ग्रामर ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर ये पहले भी बताया था, ये कैसे होते हैं कि जैसे हमारा मुंह खुलता है जब हम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्वर को 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं विवृत, जिसमें विवृत में क्या होगा? पूरा मुंह खुला हुआ होता है। अर्धविवृत में जैसे पूरा मुंह किसमें खुलता है? एक तो आ में, ठीक है। तो ये आ जो है ये कौन सा हो जाएगा? विवृत स्वर। नेक्स्ट है अर्धविवृत, जो हमसे पूछा गया है, इसमें आधा मुंह खुलता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, आई, ओ और औ। तो ये वाले इसमें आते हैं। तो इसमें से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन बी है इसके अकॉर्डिंग। अब 2 टाइप के और होते हैं, विवृत और अर्धविवृत हो गए। एक है संवृत। संवृत में क्या होता है कि खुलने के अकॉर्डिंग तो विवृत आएगा और बंद होने के अकॉर्डिंग संवृत आएगा, जिसमें मुखद्वार जो है पूरा बंद ही रहता है, तो वो तो हो जाएंगे संवृत। इसमें आएंगे हमारे ई ऊ, ये जो है ऊ ये है संवृत। ऐसे ही नेक्स्ट होता है हमारा अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में होता है हमारा मुखद्वार आधा बंद रहता है, इसमें आ जाता है ए, ये वाला ऑप्शन डी। तो हमारा जो अर्धविवृत है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी अब कौन से व्यंजन होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान अवरुद्ध होता है, ना ही उनका प्रवाह होता है। मतलब ये है ना तो जैसे स्पर्श ध्वनि होती है तो उनमें टच होता है, ना तो टच होगा ना ही पूरी तरीके से प्रवाह होगा, तो उन्हें बोलेंगे हम संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, श और है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए है। और इन्हें ही ऊष्म व्यंजन भी तो इन्हें ही बोला जाता है ना, तो इसमें नेम चेंज करके दे दिया, चाहे ऊष्म व्यंजन बोला जाए चाहे संघर्षी व्यंजन बोला जाए, दोनों यही आएंगे। मीन्स ये है क्योंकि इसमें बोलते में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? जो इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं, ऑप्शन डी। ये तो हो जाएगा विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध जो शब्द है कौन सा होगा? इसमें से सही नहीं लिखा गया है। अनसुईया ये भी ठीक लिखा गया है, ऐनक भी सही लिखा गया है, संशय भी सही लिखा गया है। लेकिन संकट इस टाइप से हम कभी नहीं लिखते, संकट को अंकी बिंदी लगाकर लिखते हैं, सह अंकी बिंदी कैट है। तो हमारा ये हो जाएगा शुद्ध शब्द, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऊँटों के जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है काफिला। ऊँटों का काफिला जा रहा है, ये होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को सबको पता है, क्या कहते हैं? संज्ञा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो हमें देखनी है कि कौन सी इसमें से भाववाचक संज्ञा होगी। दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी। तो दिल्ली हमें पता है कि ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि दिल्ली तो एक ही होती है, ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारी दिल्लियां हैं।
लेकिन लड़के ये तो बहुत सारे होते हैं, ये क्या हो जाएगी जातिवाचक। मोहन ये भी व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन जो बीमारी है ये कैसी हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो कक्षा में पता है कि ये संज्ञा होती है, तो ये कौन से टाइप की संज्ञा होती है, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है, तो ये कौन सी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। लेकिन जो गुणवाचक है ये किसका टाइप होता है, विशेषण का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो जब भी आप अपने ऐसे वर्ड होते हैं तो उनमें कौन सा सर्वनाम होता है, हमेशा निजवाचक। नेक्स्ट है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो लोभी ये किससे मिलकर बना हुआ है, लोभ, और लोभ क्या होता है संज्ञा, तो क्या हो जाएगा आंसर संज्ञा विधि। नेक्स्ट है सरीखा शब्द में विशेषण है। नेक्स्ट है सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा कौन से टाइप का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया छांटिए। तो क्रिया जो है 2 टाइप की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो जो सकर्मक क्रियाएं होती है जिसमें कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है तो उसे बोलेंगे सकर्मक, और जिनमें कर्म नहीं होता केवल कर्ता पे ही प्रभाव पड़ता है तो उसे बोलेंगे अकर्मक। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी होगी, लिखना, जैसे राम पत्र लिखता है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं, जब हम अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने के लिए कहते हैं, मतलब जो काम हम खुद नहीं कर रहे लेकिन किसी और को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, जैसे ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ भी, तो उसको बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गिरना तो ये खुद के लिए है, बोलना भी खुद के लिए, कहना भी, लेकिन सुनाना तो वो हम किसी और को कह रहे हैं सुनाने के लिए, तो हमारी जो ऑप्शन सी है सुनाना ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है वह काम नहीं करता, इसमें अव्यय पद है। तो अव्यय पद होते हैं जिसपे लिंग वचन कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा वो नॉट चेंज ही रहते हैं, मतलब कभी चेंज नहीं होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अव्यय पद, इसमें नहीं, ये कभी चेंज नहीं होता। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो ये यहाँ तक का अंडरलाइन है, मेरे गांव के चारों ओर, तो ये पूरा क्या होगा क्रिया विशेषण। अगर खाली मेरे का पूछा जाता तो हो जाता सर्वनाम, गांव का पूछा जाता तो हो जाता संज्ञा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो भगवान का कौन सा होगा स्त्रीलिंग, भगवती। जब भी लास्ट में वान या फिर मान आता है तो हमेशा वान का तो हो जाएगा वती और मान का हो जाएगा मति। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, गाय, तो एक ही तो गाय होता है इसका मीनिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वचन। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो तुम बैठो मैं अभी आया, तो वो प्रेजेंट में ही बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान काल। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को, तो जब भी हम किसी को कोई चीज़ दान करते हैं या देते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, क्योंकि इसके नाम में ही दान छिपा हुआ होता है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का उपयोग है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कौन सा कारक हो जाएगा कर्ता। और अगर ये होता बच्चों को पाठ पढ़ाया तो बच्चों के लिए हमारा आ जाता कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, और कर्ण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान का को यहाँ पर आ गया था या के लिए, और अपादान किसी से अलग होने के लिए। नेक्स्ट है दिठी का तत्सम शब्द है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब तत्सम में से आता है तो उससे हमें याद रखना होता है कि ये संस्कृत के शब्द होंगे और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द। तो दिठी को तत्सम शब्द रूप में क्या कहेंगे, दृष्टि। नेक्स्ट है तद्भव का तद्भव, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन ये तो हो गया तत्सम, अब हमें इसका तद्भव रूप बताना है तो क्या हो जाएगा, दै सैन है दर्शन। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण को हम कैसे लिखते हैं, निर प्लस गुण, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़े होते हैं, प्रत्यय हमेशा बाद में, तो क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी, निर। नेक्स्ट है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के उपयोग से बना है।
तो गौरव में आयन तो आ नहीं रहा लास्ट में, ना ही इकारा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए की आवाज़ आ रही है, गौरव, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो आज के हमने ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, कल को करेंगे इसका पार्ट 2। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, और आप या फिर लर्न विद कनिका के नेम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।